राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि एनडीए अलायंस अटेम्प्ट कर रहा है बिहार में वोट चुराने का, वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में किया गया था। आरोप रहता है महाराष्ट्र में कि लास्ट मोमेंट पर कुछ नए वोट जोड़ दिए गए, कुछ वोट हटा दिए गए। इसी तरह बोले बिहार में भी काम हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, इसीलिए बिहार बंद रैली का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कहा कि चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए बिहार मॉडल लाए हैं और गरीबों के वोट छीनने का आप लोग ये तरीका निकाल रहे हैं। तो असल में ऐसा क्या तरीका है जो निकाला जा रहा है? मतलब चुनाव आयोग ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि विपक्ष को, क्योंकि इस समय एनडीए की सत्ता है बिहार में, केंद्र में भी एनडीए का शासन है, चुनाव आयोग हालांकि एक स्वतंत्र निकाय है लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी से प्रभावित है, ऐसा आरोप लगता रहता है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या ले आया जिसके चलते इंडिया गठबंधन या विपक्ष के लोग बाहर निकल कर आए? सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर चुनाव आयोग का ही एक तरह से समर्थन किया गया, या फिर यह कहिए कि इस प्रक्रिया के बारे में समर्थन दिया गया। ठीक है, बिहार में चूंकि 2025 के अंदर बिहार विधानसभा के लिए चुनाव है, तय होगा कि अब अगली बार जो सीएम बनेंगे वो कौन होंगे, कौन सा गठबंधन आएगा, किस पार्टी को मतलब बहुमत मिलेगा, ये सारी बातें। लेकिन हम बिहार पर आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा यहाँ की डेमोग्राफी और थोड़ा सा बिहार का स्टेट्स जान लेते हैं। बिहार की कुल पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है, जिसमें से 7 करोड़ 89 लाख मतदाता हैं। ये सारा की सारा गेम इन 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के लिए है, क्योंकि यही वोट देंगे। अडल्ट फ्रेंचाइज में 18 साल से ऊपर के ये लोग हैं जो कि वोट में मायने रखते हैं। बिहार भारत के टॉप 3 उन स्टेट्स में से है जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कंसीडर किए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून के दिन यह एक पत्र जारी किया। अब इसी पूरी कहानी इसी के साथ साथ है जिसको आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना है। अगर यह समझ में आ गया तो पूरा मसला समझ में आ जाएगा। देखिए, 24 जून के दिन एक पत्र आता है और उसमें कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज यानी टुडे issued instruction for holding special intensive revision in the state of Bihar। बस ये है कहानी। SIR इन स्टेट ऑफ बिहार, सर बिहार में, एज पर द गाइडलाइंस एंड शेड्यूल स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। The objective of an intensified revision is to ensure that the name of all eligible citizens are included in the electoral roll। मतदाता पत्र में उन सबका नाम हो जो एलिजिबल हैं, as to enable them to exercise their franchise, ताकि वो अपना मतदान कर सकें। नो इन एलिजिबल वोटर, जो भी ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य है वोट देने के लिए, वो इस लिस्ट में ना रहे, is included in the electoral roll, and also to introduce complete transparency in the process of addition or deletion। या तो नाम जोड़े जाएंगे या हटाए जाएंगे ऑफ इलेक्टर्स यानी मतदाताओं के इन द इलेक्टोरल रोल। द लास्ट इंटेंसिव रिवीजन, पिछली बार ऐसा इंटेंसिव रिवीजन बिहार में वर्ष 2003 में कराया गया था। तो 2003 के बाद 2025 में अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें उस मतदाता सूची को फिर से रिवाइज करना है, देखना है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ गया जो कि इनएलिजिबल था यानी अयोग्य था लेकिन वोट देने चला गया। अब अयोग्य कौन हो सकता है? जो या तो वहां का है नहीं, या फिर किसी अन्य राज्य से वहां आकर रह रहा है, किसी अन्य देश से आकर वहां रह रहा है, या फिर कोई व्यक्ति तो वहां से मूव करके दूसरी जगह जॉब करने चला गया लेकिन वहां पर रह रहे लोग उसके नाम से वोट कर रहे हैं। तमाम वो चीजें जो बिहार के लिए ठीक नहीं है, हम उसको चेक करने के लिए इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि इस मतदाता सूची में जो नाम है वो बिहार में है, अगर वो है तो फिर हम उनसे वोट लेते हैं। ऐसे में कैसे ये वेरीफाई हो कि वो व्यक्ति यही है, इसी से वोट लेना है, इसका पूरा जानकारी यहां पर दिया गया। और इसमें यह कहा गया, मतलब जानकारी में कहा गया, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 326 के तहत अधिकार है कि वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के माध्यम से इस तरह से मतदाता पहचान पत्र को, मतदाता सूची को अपडेट कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यहां लिखा गया कि इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन
of People Act 1950, the eligibility condition to enroll as an elector were already being verified by the ERO to his satisfaction. अब इस कहानी को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता चलूंगा। तथ्यात्मक रूप से जो बात है मैंने वो बता दी कि 24 जून को यह कहा गया कि आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है कि अब काम क्या दिया जा रहा है उसमें तिथियों को भी मैं जोड़ देता हूं। 24 जून को आदेश आता है कि 25 जून से लेकर 26 जुलाई के बीच में, यानी कि एक महीने के भीतर भीतर, रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड रीस्ट्रक्चरिंग ए पोलिंग स्टेशन शैल हैव नॉट मोर देन 1200 इलेक्टर्स, ये सारे काम होने हैं। साथ ही साथ जो लोग 2003 के अंदर मतदाता पत्र में थे या मतदाता सूची में थे, उन 2003 का, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पिछली बार 2003 में हुआ था, तो 2003 से अब चूंकि आप 2025 में हैं, तो 2003 वाले जो मतदाता हैं वो तो उस मतदाता सूची में हैं। उसके बाद जो मतदाता जुड़े कितने हैं? लगभग 4.5 करोड़ मतदाता 2003 की सूची वाले हैं। उसके बाद लगभग 3 करोड़ मतदाता और जुड़े हैं। तो ये जो 3 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 2 करोड़ 96 लाख के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊंगा, वो लोग वेरीफाई करवाएं कि ये यहां से ही हैं या फिर ये वाकई में मत देने की स्थिति में हैं। अब इसके लिए तरीका यहां पर निकाला गया। तथ्यात्मक रूप से जो जानकारी दी गई वो ये थी कि आपको 25 जुलाई से पहले अपना वेरिफिकेशन कराना है। 25 जुलाई यानी कि इसी महीने में आने वाली 25 तारीख, उसमें वेरीफाई ये कराना है आप लोगों को कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अब साहब वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, इसका क्या तरीका होगा? बोले इसके लिए ईआरओ को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ काम तय किए गए हैं। कैसे? कहा गया है कि चूंकि आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी, तो 2003 के अंदर जो लोग वोटर थे वो अपना एक एनुमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा कराएंगे। जब उनके पास में BLA ब्लॉक लेवल एजेंट पहुंचेगा या BLO पहुंचेगा या चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, तो वो एक पत्र भरकर जमा कराएंगे कि हां सर मैं 2003 में था, मैं अब भी हूं। अब आप 2003 में थे या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो बोले 2003 की हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसमें से चेक कर लिया जाएगा कि ये 2003 के मतदाता थे, अब ये मतदाता अभी भी हैं, तो वो अपना एक पत्र भरेंगे। उस पत्र का नाम दिया गया गणना पत्र, इन्यूमरेशन फॉर्म, कि हां साहब हम हैं। तो 2003 का तो हो गया क्रॉस वेरिफिकेशन, इनको तो कोई अपनी तरफ से एडिशनल जानकारी नहीं देनी। अब जो बच गए, जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, आप पूछेंगे क्या 2003 के बाद बिहार में चुनाव नहीं हुए क्या? खूब सारे चुनाव हुए। अभी फिलहाल वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। उनका कहना है कि 2003 से अब तक जो लोग बीच में हैं, चाहे उन्होंने मतदान किया हुआ हो, वो लोग अपने द्वारा कुछ जानकारियां हमें देंगे। क्या जानकारियां देंगे? तो इसमें रखा गया कि जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, मतलब 38 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई है, वो 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में या तो 38 साल या उससे बड़े होंगे। ठीक है, तो 38 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा, नंबर 1। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 का मतलब समझिए जो 21 साल का है आज, तो 38 साल से लेकर जो 21 साल के बीच के लोग हैं, उन्हें अपनी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तिथि और जन्म स्थान, मतलब खुद का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपनी तिथि, डेट ऑफ बर्थ, अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान, इसका सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से लेकर 38 साल के बीच में हैं। और जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए, अब उनसे क्या मतलब है? भाई 18 साल तक का व्यक्ति हमारे यहां वोट देता है, तो ऐसे में उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों का ही जन्म तिथि और जन्म स्थान देंगे। तो अब समझिए 87 से ऊपर के हैं आप, तो 2003 में भी आप एलिजिबल थे लेकिन नाम नहीं जुड़वाए थे, तो अभी आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान देने का मौका दिया जा रहा है। नंबर 1, आप 38 से कम और 21 साल के बीच में हैं, 2 दिसंबर 2025 तक अगर आप 21 साल के हो रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक का जन्म तिथि या जन्म स्थान देंगे। साथ ही साथ में जन्म तिथि और जन्म स्थान देंगे
और अगर आप 21 से 18 के ब्रैकेट में आते तो माता पिता का जन्म स्थान देना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के कंडीशंस डाल दिए गए। तो ये कंडीशन 2003 से जो लिस्ट बनी है उसके बाद के जितने भी मतदाता हैं उन पर आकर के गिरी। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ गए हो। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है इसको भी समझिए। इनका कहना है कि 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, गांवों से लोग शहरों में पलायन कर गए। हालांकि इन सब तर्कों के ऊपर विपक्ष के तर्क भी हैं, वो हम आगे आपको सुनाने वाले हैं। और एक और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, और वो ये है कि चुनाव आयोग इस बीच में लगभग 5 इलेक्शन से ज्यादा हो चुके हैं। उन समय पर आपको यह सब क्यों याद नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल उस पर उठ रहा है कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, तब तो आपको ध्यान नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? ये सब भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो तर्क आगे चल के हम दे रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग का तर्क जान लीजिए। प्रवास काफी तेज हुआ है, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। ऐसे में चुनाव लिस्ट का अपडेट होना जरूरी है। कई नागरिक 18 साल पूरा होने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेटेड नहीं है। सबसे अहम मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध अप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है। अब मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी यहां दे देता हूं। ये जो काम कहा जा रहा है, ये काम मतदाता सूची में होता रहता है। असल में मतदाता सूची में 4 प्रकार के रिवीजन चल रहे होते हैं, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, ये 2003 में हुआ था। बाकी अन्य रिवीजन, जो समरी रिवीजन होते हैं, ये चल रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैदा हो गया, आप भी बहुत सारे ऐसे मसले सुन लेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि नाम में कोई त्रुटि है, किसी की तस्वीर में कोई त्रुटि है, किसी की डीओबी में त्रुटि है। तो उनको सुधारने के लिए आपको चुनाव आयोग समय समय पर अपडेट करता रहता है कि भाई रिवाइज करा लो। आप अगर अभी मतलब 18 साल से ऊपर के हो गए हैं तो आइए अपना नाम जुड़वा लीजिए। ये काम सतत चलता रहता है। लेकिन जब ये स्पेशल इंटेंसिव की बात है, इसका मतलब ये है कि 2003 में भी अगर वोट दिए थे तो चेक कराइए, फॉर्म भरिए, अपना इनोमरेशन फॉर्म भरिए, कहिए कि मैं हूं। अब ये काम चूंकि 1 महीने में होना है, मान लीजिए कि 1 महीने के दौरान बहुत सारे, क्योंकि बिहार के लगभग 20% लोग माइग्रेट माने जाते हैं कि भाई मतदाता माइग्रेट करके कहीं और काम कर रहे हैं। ऐसे में वो 1 महीने के अंदर आकर अपना नाम नहीं जुड़वा पाएंगे, लेकिन हो सकता है वो वोट देने के लिए आने का प्लान कर रहे हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा, अगर आप अपना नाम यहां जुड़वा रहे हैं और आप बाई चांस जिस समय आपके पास बीएलए आया, बीएलओ आया, आप वहां नहीं थे, तमाम इफ एंड बट हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 1 महीने का समय, और उसमें इतना महत्वपूर्ण कार्य कि अगर इसमें नहीं बता पाए तो आपका नाम चला जाएगा। यह सवाल सबसे बड़ा विपक्ष का बड़ा सवाल है। अब हम आएंगे उन डॉक्यूमेंट्स पर जो मांगे गए हैं। अब आपसे पूछा गया जन्म तिथि और जन्म स्थान बताना है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? तो भाई जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज यहां पर मांगे हैं। इनमें से कोई सा भी एक दस्तावेज होगा तो वो वैलिडेट मांग लेगा कि हां आपके पास जन्म तिथि जन्म स्थान का प्रमाण पत्र के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। क्या? सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है पासपोर्ट। इनमें से कुछ भी हो आपके पास, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्थायी यानी कि परमानेंट निवास सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र, या जाति प्रमाण पत्र, या एनआरसी में आपका नाम, या परिवार का रजिस्टर में आपका नाम, जमीन और आवास का आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो उसका कोई डेटा, सरकार या बैंक के पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का कोई आई कार्ड या सर्टिफिकेट। चुनाव आयोग के मुताबिक यह लिस्ट पूरी नहीं है, हालांकि कुछ और दस्तावेज को भी आगे चल के मान्यता दी जा सकती है। आगे से मतलब है 25 जून से होता आ रहा है, आप मुझे 10 जुलाई को सुन रहे हैं, 15 दिन ही इसमें बचे हैं, तो अभी तक तो इसमें कोई नया अपडेशन आया नहीं है। 15 दिन बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, ठीक है साहब। चूंकि बिहार बंद कल हुआ है इसलिए मैं आज आपको यह सेशन कर रहा हूं। ऐसे में ये सारी के सारे अपडेटेड में मांगा गया कि इनमें से, अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि सर यहां पर ना तो आधार कार्ड का नाम है और ना ही चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता पहचान पत्र आपको दिया जाता है उसका नाम है। तो ये 2 सर्टिफिकेट यहां पर हैं ही नहीं, जो लगभग सब जगह आजकल स्वीकार किए जा रहे हैं। उनका यहां अभाव होना विपक्ष के बड़े प्रश्नों में है। तो आइए अब विपक्ष के तर्क समझते हैं, विपक्ष इस विषय पर क्या कह रहा है। तो पहला तो तर्क यही है उनका कि साहब समय ही आप लोगों ने 1 महीने का दिया है। 1 अगस्त को मतदाता सूची का आप ड्राफ्ट प्रकाशित भी कर देंगे, और अगर किसी को इससे ऐतराज है तो 1 सितंबर तक का समय मिलेगा, और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि यह सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है ताकि सही मतदाता लिस्ट से बाहर हो जाएं।
26 जुलाई तक अपने माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। यहां पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? सबको नहीं जुटाना है। 2003 से पहले वालों को तो जुटाना ही नहीं है। 2003 से और 87 के, ये 2003 से लेकर के एक के जो बीच के लोग हैं उनको जुटाना है, और मतलब 18 साल तक की जो उम्र के लोग हैं उनको जुटाना है। इसका एक और तर्क अपोजिशन दे रहा है, और वो ये है कि इस बहाने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन उसको तैयार, एनआरसी को लाने की तैयारी की जा रही है। बिहार तो केवल शुरुआत है, असली उद्देश्य पश्चिम बंगाल है, क्योंकि अगला इलेक्शन बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में अगर ये इस इंटेंसिव तरीके से तैयार किया गया तो वहां पर तो अवैध बांग्लादेशियों का होना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उन्हें ध्यान में रखते हुए बोले ये सारा काम किया जा रहा है। तो आइए अब एक एक करके जो 11 दस्तावेज हैं उन पर तर्क विपक्ष का भी सुन लेते हैं। पहला, चुनाव आयोग ने कहा कि आपके पास किसी सरकारी बैंक, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र हो। तो बिहार का जाति सर्वे जब हुआ तब पता चला कि मात्र 20-20.5 लाख लोग जो हैं बिहार में वो सरकारी नौकरी में हैं। आबादी कितनी है? लगभग 13 करोड़। उसमें से सरकारी नौकरी में 20.49 लाख लोग, मतलब 1.57%। नंबर दूसरा, पहचान पत्र या प्रमाण पत्र का दस्तावेज। कौन सा पहचान पत्र? कि आप इस सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू, इसमें कहीं पर भी आप काम करते हैं तो उसका कोई रोजगार का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी सुनिश्चित डेटा लोगों के पास नहीं है। ठीक है। 4.96 करोड़ जो इलेक्टर्स हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। यह इलेक्शन कमीशन ने 30 जून को फिर अपडेट किया। बोले सब आपको नहीं डालना है, उसके अलावा जो लोग हैं वो चिंता करें। इसमें एक तर्क और दिया गया, जिन मां बाप का नाम इन 4.96 लोगों में है जो कि 2003 के मतदाता थे, उन मतदाताओं को जो इस लिस्ट में थे उनके बच्चों को अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र ना देते हुए बस इस लिस्ट में नाम दिखा देना है कि देखो उनका नाम वो रहा, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र के तरीके से उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। यह बात भी इलेक्शन कमीशन ने आगे कह दी। तीसरा साहब, बर्थ सर्टिफिकेट, कि आपको जो इस बीच में लोग पैदा हुए हैं उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट की कहानी यह है कि बिहार में साल 2000 में बिहार में केवल 1.19 लाख जन्म का ही डेटा इकट्ठा हुआ था। साथ ही साथ में 2007 में 7.13 लाख लोगों का ही, मतलब जो बच्चे पैदा हुए उनमें से 1/4 लोगों का ही डेटा उपलब्ध है। ऐसे में यह डेटा उपलब्ध होना अभी के लिए मुश्किल है, और अगर कोई अब बनाने जाता है बर्थ सर्टिफिकेट तो उसके लिए फिर ये 15 दिन कम है, या कहिए तो ये 30 दिन बहुत कम है। चौथा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। बिहार की कुल आबादी में सरकारी नौकरी के बराबर ही पासपोर्ट हैं, मतलब 1-2% के आसपास ही लोगों के पास पासपोर्ट है। फिर रखा गया है मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। 10वीं पास अगर किए हो तो उसकी कोई जानकारी होगी आपके पास। बिहार के अंदर 14.71% लोग ही कक्षा 10वीं पास कर पाए हैं। ऐसे में खुद सरकार का डेटा है कि 26% लोग तो 6वीं से 8वीं तक पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका मतलब 14.71% ही बच्चों के पास 10th का सर्टिफिकेट है। इसका मतलब जो पढ़ नहीं पाया वो बच्चा वोट नहीं दे पाएगा। क्या ऐसा करने का आप प्रयास कर रहे हैं? फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। जनरली आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके पास जनरली ये होता है। ऐसे में यह सर्टिफिकेट सबके पास हो यह आवश्यक तो नहीं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बनवाने अगर इसे जाता है तो जाने के लिए उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। वो 15 दिन से ज्यादा का समय ले सकता है। समय नहीं है, समय 1 महीने का आपने दिया है। इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जो जंगलों में लोग रहते हैं। वैसे भी बिहार के अंदर एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे में दावे ही 4696 हुए अब तक वन अधिकार प्रमाण पत्र के, जिनमें से 191 को ही मंजूरी मिली, तो इनका कोई मतलब नंबर में नहीं रहता। अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करें, बिहार के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई तो नंबर तो पता चला कि 27% ओबीसी, 4.5 मतलब 36% ईबीसी, अनुसूचित जाति का सबका नंबर निकल कर आया, लेकिन सबके पास जाति सर्टिफिकेट हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट सामान्यतया लोग एग्जामिनेशन के दौरान जब परीक्षा में बैठ रहे होते हैं तब रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही एनआरसी, जो बिहार में फिलहाल लागू नहीं है,
ऐसे ही परिवार रजिस्टर जो कि पंचायत के द्वारा मेंटेन किया जाता है, वार्ड के द्वारा अगर मेंटेन किया जाता है, उसमें नाम अगर हो और अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो फिर 15 दिन से ज्यादा का समय लगता है। सरकारी जमीन का कोई आवंटन पत्र हो, बिहार में 65% ग्रामीण ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, तो उनके पास आवंटन पत्र कहां से होगा। मतलब जो यहां पर 11 दस्तावेज मांगे गए, उन 11 दस्तावेजों के साथ जो सवाल उठे वो बड़े सवाल थे। बड़े सवाल यही थे कि बिहार के अंदर पिछले 22 सालों में 6-5 बार चुनाव हो चुका है, तो ऐसे में 2003 से 25 के बीच में आपको जरूरत नहीं पड़ी, अचानक आकर के आपको जरूरत पड़ी। और उसमें जो दस्तावेज मांगे वो ऐसे थे जिनको बनवाने में कम से कम 15 दिन का समय लगे, अगर व्यक्ति सब छोड़ करके यही काम करने निकले तो ये कैसे संभव होगा, ये विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में आपने जो ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई है, ये 2003 के अंदर अपनाई गई प्रक्रिया थी। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है, आने वाले समय में बिहार के अंदर बारिश का समय है, ऐसे में बिहार में कहां कहां पर बीएलए पहुंचकर ये सब काम करवा पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वो दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूर या गरीब तबके के लोग हैं। तो ऐसे में उनका नाम अगर हट गया तो फिर वो कैसे अपना नाम जुड़वा पाएंगे। उत्तरी बिहार में बाढ़ का समय है, ऐसे में डॉक्यूमेंट के लिए लोग सड़कों पर निकलकर कैसे जाएंगे, कहां से डॉक्यूमेंट जुटा पाएंगे। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर काम करते हैं, इस पूरे 1 महीने में वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए तो बिहार नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से ये सारी के सारे प्रश्न अपोजिशन उठा रहा है। चुनाव आयोग क्या तर्क देता है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने 1.5 लाख एजेंट जुटा लिए हैं, जिसकी वजह से किसी का नाम नहीं कटेगा। अब इसका एजेंट की कहानी क्या है। असल में बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, तो फिर भी सरकारी टीचरों को लगाया जाता है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से स्वयंसेवी हमें दे दीजिए, जिन्हें बीएलए कहा जाता है, ब्लॉक लेवल एजेंट, कि आप अपनी तरफ से एजेंट दो। आपको लगता है कि इन लोगों का नाम कटने की तैयारी हो रही है, आप जाइए उनका काम जुटाइए और हमें लाकर दस्तावेज दे दीजिए। आप राजनीतिक दल हैं, आपको लगता है कि हमारे ये पॉसिबल मतदाता हैं, आप उनकी मदद करिए, मदद करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट दे दीजिए। हमारा तो व्यक्ति जाएगा मतदाता पत्र में नाम अंकित कराने के लिए। अब ये काम असल में राजनीतिक दलों के लिए बड़ा काम बन गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने अपनी तरफ से लगभग ये जो 3 करोड़ लोग हैं जो वोटर हैं, इनके वेरिफिकेशन का काम अब उन पर आ गया है। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि पिछली बार काम ये 31 दिन में हुआ था, इस बार भी हमने लगभग इतना ही टाइम दिया है, तो इसमें क्या गलत है। दूसरा, हम लोगों ने जो काम करने का प्रयास किया है, इसमें हमने बहुत सारे स्वयंसेवक जुटाए हैं, लगभग 2,25,000 कर्मचारी और स्वयंसेवक लगे हैं। अगर 3 करोड़ मतदाता 2,25,590, तो लगभग 125 से 150 मतदाता ही एक स्वयंसेवक या कर्मचारी महीने भर में ऐड करेगा, तो सारे काम हो जाएंगे। इसके लिए सब पार्टियों से कहा गया कि आप अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो। अपने कार्यकर्ताओं में बसपा ने 74 भेज दिए, भाजपा ने 52,000, माकपा ने 576, कांग्रेस ने 16,000, राजद ने 47,000, जदयू ने 34,000, भाकपा ने 1,200। इस तरह से सबने अपने अपने एजेंट भेज दिए कि साहब ये पकड़ो हमारे एजेंट्स और इनसे काम करवा लो। तो एक तरीके से विरोध सड़क पर हो रहा है, लेकिन एजेंट्स भी भेजे जा चुके हैं जो कि इस चीज को अपडेट कर रहे हैं। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन बकायदा अपनी जानकारी में दे रहा है कि देखो अभी 15 दिन हुए हैं अनाउंस हुए, और 57.48% यानी 2003 के अंदर जिनका नाम था, उनमें से 57% लोगों का इनोमरेशन फॉर्म यानी कि गणना पत्र हमें मिल चुका है। तो पुराने वोटर में से आधे से ज्यादा वोटर तो हमें रिसीव हो चुके हैं कि हां सब हम जिंदा हैं और हम हैं अभी वोट देने की स्थिति में। दूसरा, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहते हुए सारी बातों में यह जानकारी दी कि हमें इतने सारे कार्यकर्ता मिल गए हैं जो स्वयंसेवक हैं, जो ये काम करने में जुटे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम ये काम कर पाएंगे। एसआईआर के सफल कार्यक्रम में, कार्यान्वयन में लगभग 77,000 बीएलओ, इसके साथ साथ 20,630 नवनियुक्त बीएलओ सभी निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। सीईओ, डीईओ, एसी, ईआरओ, एईआरओ ये सब इस काम को करने में जुटे हुए हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और कमजोर लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए 4 लाख वॉलंटियर्स जमीन पर काम कर रहे हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची होना अनिवार्य है, और चूंकि 57% से अधिक सफलतापूर्वक लोग जमा कर चुके हैं, इसलिए भारत निर्वाचन हमेशा
से मतदाताओं के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, हम वो काम करने में कामयाब हो गए। बाकायदा इलेक्शन कमीशन जब विरोध में उतरी हुई थी पार्टियां, उस समय वो ट्वीट कर रहा था कि देखो हम आर्टिकल 326 का यूज करते हुए मतदाता पत्र को तैयार कर रहे हैं, मतदाता सूची को तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकायदा कल तस्वीरें डालकर यह बता रहा था कि देखो गांव गांव में हमारे एजेंट्स पहुंचे हुए हैं, बीएलओज पहुंचे हुए हैं और इस इनॉमिनेशन फॉर्म को भरवा रहे हैं। यह सारा काम तेजी से चल रहा है और यह शुरुआत भले ही यहां से हो, लेकिन सूत्रों का कहना है, मीडिया में चल रहा है कि यहां के बाद असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इन सब जगह पर ऐसा अभियान चलाया जाएगा। अब जहां पर भी आपको ऐसी स्थिति लगी हो कि यार ये तो गलत था, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, तो ऐसा हुआ भी। एडीआर की तरफ से केस दर्ज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ले जाया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से इस मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने समय पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये जो जल्दबाजी में हो रहा काम है, ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल्डन ट्रायंगल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, उसके सख्त खिलाफ है। तो बोले सर आप इनको करवा करके कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई कि सर इस काम को रोकिए, ऐसा करके मतदाताओं को बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बताइए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर ये तो हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप और सूचियों के और जो पत्र हैं उनको क्यों नहीं ऐड कर लेते। चुनाव आयोग ने उस पर भी जवाब दे दिया। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं मिली। चुनाव आयोग ने उसे एक तरह से संवैधानिक आधार मानते हुए आगे बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि अगला डेट दे दिया गया है, अगला डेट दिया गया है 28 जुलाई। कहा गया है कि 28 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। 25 जुलाई तक सारी की सारी लिस्ट अपडेट हो लेगी। 28 जुलाई के बाद का कोई सेंस रह नहीं जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग अपना काम संपूर्ण रूप से करेगा, यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी शायद माना गया है। बाकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपका क्या तर्क है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें।